जिस जमीन से हमारी थाली में खाना आता है, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कंक्रीट के नीचे दफन हो रही है। ये एक ऐसा संकट है जिसमें सहायक कृषि अधिकारी विस्तार ब्यावर प्रथम नवीन शर्मा ने एक बहुत ही गहरी चिंता जताई है। तो आज हम उनके ही विश्लेषण के आधार पर ये समझेंगे कि ये जिसे हम विकास कह रहे हैं, वो असल में हमें किस तबाही की ओर ले जा रहा है। नवीन शर्मा का ये एक वाक्य सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देता है। जो हमें लग रहा है कि आर्थिक विकास का एक सुनहरा सपना है, वो असल में एक बहुत ही विनाशकारी जाल हो सकता है। ये बात हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है ना? चलिए इस पूरे मसले को थोड़ा आसान बनाते हैं और 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये संकट आखिर है कितना बड़ा, फिर इसके असर को समझेंगे, उसके बाद समाधानों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमें फौरन क्या करने की जरूरत है। तो इस सब की असली जड़ क्या है? देखिए, हमारी आबादी बढ़ रही है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी हमारी उपजाऊ ज़मीन को ही निगल रहे हैं। फैक्ट्रियाँ, घर, सड़कें, ये सब उस मिट्टी पर बन रहे हैं जो हमारा पेट भरती है। ये तरक्की की आड़ में एक धीमे जहर जैसा है। और ये खतरा सिर्फ खेतों की बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक मकड़ी के जाले की तरफ फैलता है जो हमारे भोजन की थाली से लेकर हमारे पर्यावरण और समाज की सेहत तक हर चीज को अपनी चपेट में ले रहा है। अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि जब खेत की जमीन का एक डोमिनो गिरता है तो वो अपने पीछे तबाही की एक पूरी लाइन लगा देता है। एक एक करके हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराने लगती है। सबसे पहला और सबसे भारी धक्का वो सीधे इंसान को लगता है। हमारी जिंदगी, हमारी सेहत दोनों ही दांव पर लग जाती हैं। इसका असर 3 बड़े संकटों की शक्ल में हमारे सामने आता है। पहला, खाद्य सुरक्षा का संकट, जहां खाना महंगा हो जाता है और मुश्किल से मिलता है। दूसरा है आजीविका का संकट, जो किसानों को अपनी जड़ों से उखाड़कर शहरों में भीड़ बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। और तीसरा, स्वास्थ्य का संकट, जहां जहरीला धुआं और खत्म होती हरियाली हमें बीमार बना रही है। अब बात करते हैं दूसरे डोमिनो की, हमारा पर्यावरण। सोचिए, जब हम कुदरत के हरे भरे कैनवास पर कंक्रीट का एक मोटा कंबल डाल देते हैं तो हम एक ऐसे घाव को जन्म देते हैं जो शायद कभी नहीं भरता। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ खेत की जमीन एक स्पंज की तरह है जो बारिश की हर बूंद को सोखकर धरती के नीचे पानी का खजाना भरती है। वहीं दूसरी तरफ कंक्रीट एक ढाल है जो पानी को जमीन में जाने ही नहीं देता, और नतीजा बाढ़ और पीने के पानी का एक भयानक संकट। और नुकसान यहीं नहीं रुकता। हरियाली कम होने से मौसम का मिजाज बिगड़ता है, जंगली जानवर अपना घर खो देते हैं और सबसे उपजाऊ मिट्टी, जिसे बनने में हजारों साल लगते हैं, वो हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नवीन शर्मा का विश्लेषण हमें सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, बल्कि एक ठोस समाधान का रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। समाधान की पहली सीढ़ी है मजबूत नीतियां। हमें 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, एक ऐसा राष्ट्रीय कानून बनाना होगा जो उपजाऊ जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दे। दूसरा, शहरों को बाहर की तरफ फैलाने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ाना, यानी वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और तीसरा, ये पक्का करना कि कोई भी नई इंडस्ट्री सिर्फ बंजर जमीन पर ही लगे। इसके बाद आता है इनोवेशन। हमें खेती को खेतों से निकालकर शहरों की छतों और दीवारों तक लाना होगा। हमें ऐसी तकनीकें अपनानी होंगी जिनसे कम जमीन में ज्यादा फसल उगाई जा सके। और जरा सोचिए, हर फैक्ट्री के साथ उसका अपना एक छोटा जंगल हो, ये नियम बनाना होगा। अब ये जो नंबर है ना, ये एक सुनहरा नियम हो सकता है। कोई भी नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसे अपनी कुल जमीन का 30 से 40% हिस्सा हरियाली के लिए छोड़ना ही होगा। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे शहरों का फेफड़ा बन सकता है। हमें अपने संसाधनों को बचाना भी सीखना होगा। हर घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, गांव के तालाब फिर से जिंदा किए जाएं और नई जमीन हड़पने के बजाय पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजमेर की बेकार पड़ी कृषि मंडी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी कानून या तकनीक तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम और आप न बदलें। जनसंख्या पर नियंत्रण, स्थानीय उत्पादों को अपनाना और थाली में खाना न छोड़ना, ये छोटे छोटे बदलाव ही असल में एक बड़ी क्रांति लाएंगे। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये सोचने या बहस करने का नहीं, बल्कि काम करने का वक्त है। ये विश्लेषण एक तरह की चेतावनी है
कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या भविष्य में भोजन, पानी और साफ हवा जैसी बुनियादी ज़रूरतें केवल कुछ लोगों के लिए एक लग्जरी बनकर रह जाएंगी? और अंत में नवीन शर्मा के विश्लेषण का पूरा सार इस एक विचार में छिपा है। हमें एक ऐसा विकास चुनना है जो हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी करे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों का हक ना छीने। ये संतुलन ही हमारा भविष्य तय करेगा और इसे बनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है।